Hello everybody, welcome to today's video of analyzing यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अभी हम ये सीरीज चल रही है 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं। अगर कोई पहली बार इस चैनल पे आ रहा है तो आप शुरू ओल्डेस्ट वीडियो से देख सकते हो। हमने 2015 से शुरू किया और हम 2025 तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस सीरीज का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम बहुत इजीली प्रीलिम्स में 105 110 नंबर तक लाएं और उसके ऊपर भी ला सकते हैं। तो जिस और इजीली का मतलब है कि हम 2-3 महीने से ज़्यादा प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी ना करें, मेंस की अच्छे से तैयारी करें और 20 से 30 कोई कोचिंग के मॉक टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, करंट अफेयर बुकलेट्स के रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट के जो यूपीएससी कोचिंग इकोसिस्टम और यूपीएससी के जो प्रिपरेशन मार्केट में जो मिथ्स हैं कि भाई ये तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है यूपीएससी प्रीलिम्स तो, और बहुत ही डाइसी होता जा रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है। तो these आर ओनली myths, so we don't have to normalize that and we don't have to internalize that. So anybody saying that is either not aware, at best he is not aware how UPSC prelims can be cleared, or at the very worst he is trying to manipulate people. ओके, सो हम लोग आज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 कहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल इज। तो हम बेसिकली आपको पता ही है कि पहले भी मैं बहुत एन नंबर ऑफ टाइम्स बता चुका हूँ कि हम फ्रेमवर्क्स देख रहे हैं। ठीक है, मेंटल फ्रेमवर्क्स, रूल्स और टेक्निक्स देख रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हम एग्जामिनर का माइंड समझ पाएँ और हम बहुत इजीली ये हम एग्जामिनर का माइंड समझ पाएँ कि वो क्वेश्चंस कैसे सेट करता है, वो स्टेटमेंट्स कैसे सेट करता है और उससे हम करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ और जिससे कि हम बहुत इजीली अच्छा स्कोर पा पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल और आता है। तो दिस रूल सेज कि जहाँ पे भी यार इंटरनेशनल लग जाए ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के आगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक एनजीओ होगा। ठीक है, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हो गया जैसे, तो इट्स एन एनजीओ डेडिकेटेड टू बर्ड्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ऑल्सो एन एनजीओ। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं अपन। स्टेटमेंट ए सेज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू हेल्प रेफ्यूजीज ऑफ सिविल वॉर। ओके, तो इसमें यूएन की एजेंसी बताया गया है, तो ये एनजीओ नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ए ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, तो ये एक एनजीओ ये हो सकता है। नेक्स्ट सेज ए नॉन गवर्नमेंटल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प वेरी पुअर पीपल, ये भी हो सकता है क्योंकि ये भी एनजीओ है। ठीक है, स्टेटमेंट डी कहता है एन इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी टू केटर टू मेडिकल इमरजेंसीज इन वॉर रेवेज्ड नेशंस, ये इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, दिस इज नॉट एन एनजीओ। ठीक है, दिस इज लिटरली अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ फुल फॉर्म इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो बी या सी में से होगा। ठीक है, अब अपन देख सकते हैं, मैंने बताया था कि यूपीएससी 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स स्टेटमेंट्स उठाता है एंड 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो स्टेटमेंट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो बनाई हुई है, क्योंकि स्टेटमेंट सी इसमें लिखा है नॉन गवर्नमेंटल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प वेरी पुअर पीपल, तो ये कहीं पे भी वेरी पुअर जो इन्होंने लिखा है ना, ये बनाया हुआ है। ठीक है, दे आर ट्राइंग टू सेल यू ए लाई। तो ये भी एक रूल होता है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि अगर आपको कहीं भी बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स दिखे ना, जैसे ड्रास्टिकली, ठीक है, एक्सपोनेंशियली, एंटायरली, ठीक है, या फिर वेरी, तो ये सब है कि वो आपको झूठ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम वर्ड। और जैसे जैसे अपन प्रीलिम्स क्वेश्चंस को और एनालाइज करते जाएंगे, तो वैसे आप भी देखोगे कि आगे के पे, पेपर्स में भी, आगे के सालों में भी ये चीज़ इम्प्लाई होती है। ठीक है, और एमनेस्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल वैसे भी फेमस है, तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा था कि किसी को पता नहीं है, वैसे सबसे फेमस है कि आंसर इज बी। ठीक है, और इसका इसका ये लॉजिक है भाई, ये इसमें ये लॉजिक भी हो सकता है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये रूल ही है। तो इस क्वेश्चन में, हाँ,
इस क्वेश्चन में ये लॉजिक भी लग रहा है कि कोई भी इन्होंने कहीं से भी स्टेटमेंट उठाया है ना, तो यार किसी भी फॉर्मल उसमें, फॉर्मल डॉक्यूमेंट में या किसी भी बुक में, टू हेल्प पुअर पीपल हो सकता है, या फिर हेल्प मार्जिनलाइज पीपल, वल्नरेबल ग्रुप्स हो सकता है। वेरी पुअर पीपल ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करी जाती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में और ऑफिशियल बुक्स वगैरह में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें यू शुड नोटिस वाइल रीडिंग। ठीक है, कि अगर कहीं पे कोई चीज लिखी होती है तो इट्स वेरी डिप्लोमेटिक, वेरी पुअर इज नॉट वेरी गुड पीआर। ओके, so our next question is question number 54. This is also a very interesting question because this can be solved with basic common sense and one of our rules. So one of our rules was that if two statements are close enough, they have similar wording, तो आंसर उनमें से ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू द आर्क एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट। तो इंडिया की आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में इसमें सबसे पहले कौन सा बनाया गया था। ठीक है, तो लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, रॉक कट एलिफेंट एट धौली, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, वर वराह इमेज एट उदयगिरी। तो अभी तक अगर आप मेरे को फॉलो करते आ रहे हो, तो यू शुड बी क्राइंग आउट लाउड कि बी और सी में से ही एक होगा, क्योंकि यहाँ पे भी रोक कट है और यहाँ पे भी रोक कट है। ठीक है, और इसका लॉजिक मैं बता ही चुका हूँ, पिछले वीडियोस में बार बार बता चुका हूँ कि दो स्टेटमेंट्स अगर सिमिलर साउंडिंग है तो उनमें से क्यों होगा। तो भाई कोई अगर पहली बार आ रहा है तो डू योर सेल्फ अ फेवर एंड यू शुड वॉच द अर्लियर वीडियोस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कॉमन सेंस लगाया था जब मेरे को पहली बार ये क्वेश्चन मिला था। इसमें है कि रॉक कट एलिफेंट एट धौली पहले बना था, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम पहले बना था। तो अगर आपको मान लो कुछ भी नहीं पता है, जब मैंने पहली बार सोल्व किया था तो मैंने ये सब नहीं पढ़ा था, आई थिंक एंशियंट मिडिवल मैंने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो यार एक एलिफेंट बनाना ज्यादा इजी है या पूरे के पूरे मॉन्यूमेंट्स बनाना ज्यादा इजी है। एक एलिफेंट, एक मॉन्यूमेंट बनाना ज्यादा इजी है ना, एंड एलिफेंट इज नॉट इवन ए मॉन्यूमेंट, तो ऑब्वियसली ये पहले बना होगा। और ये चीज ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज्यादा इस कॉम्प्लेक्स है, तो ये चीज बाद में बनी होगी। तो आंसर वुड बी बी, एंड बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे सिंपल कॉमन सेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 55 says with reference to Indian history, which of the following is are essential elements of the feudal system। तो फ्यूडलिज्म अगर आपने पढ़ा है तो इसके लिए सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज चाहिए फ्यूडलिज्म की। तो उसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं। तो स्टेटमेंट वन सेज a very strong centralized political authority and a very weak provincial or local political authority। यहाँ पे वेरी है, यहाँ पे वेरी है, तो ये यही वाला रूल लगेगा जो यहाँ, सॉरी, जो यहाँ पे लग रहा था। ठीक है, सो दे आर ट्राइंग टू सेल यू ए लाई, क्योंकि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो स्टेटमेंट उठाते हैं, 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो स्टेटमेंट बनाते हैं, एंड दे आर नॉट वेरी गुड एट मेकिंग स्टेटमेंट्स। सो वेन एवर दे मेक स्टेटमेंट्स, दे मेक इट वेरी ऑब्वियस दैट इट वॉज अ मेड अप स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब ऐसी किसी भी बुक में नहीं लिखा होता भाई कि अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड वेरी वीक। हाउ वुड यू डिफाइन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वीक। और फ्यूडलिज्म का अगर आपको बेसिक पता है तो आपको पता होगा कि वहां पे एक किंग होता था और यहाँ पे लॉर्ड्स होते थे। ठीक है, हर प्रोविंस के लॉर्ड होते थे, तो उन लॉर्ड के पास पूरी पावर होती थी अपने प्रोविंस की। वो यहाँ से टैक्स भी देंगे, खाना वाना उगाएंगे यहाँ पे, एग्रीकल्चर, यहाँ पे वो टैक्स भी देंगे, और यहाँ से वो आर्मी भी देंगे, और लोग भी देंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पैसा भी देंगे और अनाज भी देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ उनके पास पूरी ऑटोनॉमी होती थी, तो दे वर नॉट वेरी वीक। तो आंसर, तो पहला स्टेटमेंट चला गया। तो जैसे ही पहला स्टेटमेंट गया तो ऑप्शन ए गोज एंड ऑप्शन डी गोज, तो दैट मीन्स थ्री, ऑप्शन 3 इज करेक्ट बाय डिफॉल्ट। तो let's check out statement number 2। So statement number 2 says emergence of an administrative structure based on control and possession of land। हाँ मतलब इट्स अ वेरी सॉफ्ट स्टेटमेंट, और फ्यूडलिज्म वाज एंटायरली अबाउट लैंड, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वुड बी बेस्ड ऑन लैंड। और इन सब वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल एंड पोजेशन, इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, इसको आप सिंप्लीफाई करके देखो, अपनी मदर टंग में है ना, इसको सिंप्लीफाई करके देखो। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन लैंड पे बेस्ड था, तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन तो लैंड पे बेस्ड था।
अगर मैं फ्यूडलिज्म पे भी छोड़ दूं, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी में 1950s तक मोस्ट ऑफ इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन वाज अराउंड कंट्रोल ऑफ लैंड, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का भी मेजर वन ऑफ द मेजर पॉलिसीज वाज देयर रेंट्स फ्रॉम द रेंट्स विच दे कलेक्टेड फ्रॉम लैंड, ठीक है। सो सेकंड becomes करेक्ट, आंसर वुड बी बी। थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं एक बार, क्रिएशन ऑफ ए लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड। तो ये ओवरलॉर्ड थे और ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ठीक है। तो यही रिलेशनशिप, हाँ रिलेशनशिप तो था ही। तो अगर मान लो आपको कुछ पता भी नहीं है ना, और थर्ड स्टेटमेंट मान लो कि सही उन्होंने यहाँ पे अपने को ऑप्शन एलिमिनेशन से थर्ड स्टेटमेंट नहीं पता लगता, तो भी मैं इस स्टेटमेंट को सही मानूंगा। वो कैसे मानूंगा? क्रिएशन ऑफ ए लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड। तो भाई ये तो दिस इज अ वेरी सॉफ्ट स्टेटमेंट एंड दिस कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो इनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो होगी। तो ऐसे सॉफ्ट सी और ऐसी माइल्ड सी स्टेटमेंट्स है ना, उनको करेक्ट करना है अपने को प्रीलिम्स में, ठीक है। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 सेज बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव है फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय। तो ये जो फंड है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव, ये कौन मैनेज करता है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ओके, आईएमएफ ओके, यूएनईपी ओके, वर्ल्ड बैंक ओके। तो मैंने एक रूल बताया था कि जो सबसे फेमस ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, दैट वुड बी द आंसर। और एक रूल मैंने ये बताया था कि यूपीएससी के फेवरेट हैं डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एटसेट्रा, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ना तो फेमस है ना फेवरेट है, तो ए तो गया, ठीक है। आईएमएफ इज फेवरेट एंड फेमस, तो बी इज स्टिल इन द कंटेंशन। यूएनईपी इज नॉट दैट फेमस आईएमएफ के मुकाबले और वर्ल्ड बैंक के मुकाबले, तो ये भी गया। और दिस इज नॉट ऑल्सो ए फेवरेट टॉपिक यूएनईपी, ठीक है। तो फर्स्ट बचा और डी बचा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दे आर वेरी फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी, इनमें से वो आंसर बनाता है। अब यार ये जितने भी आपने सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक है ना, कोई इरिगेशन के प्रोजेक्ट को या फिर किसी वाटर के प्रोजेक्ट को या फिर किसी फॉरेस्ट के प्रोजेक्ट को दे आर स्पॉन्सरिंग दैट। आपने आईएमएफ का नाम अगर कहीं भी सुना है ना, तो आईएमएफ का नाम सिर्फ वहाँ होता है कि वो बेल आउट्स देते हैं। जैसे कि हमारे जो बेगैरत पड़ोसी हैं पाकिस्तान, तो उनको बहुत सारे बेल आउट्स देते हैं वो, ठीक है। तो ये सिर्फ बहुत ही इमरजेंसी क्रेडिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में दे गिव बेल आउट्स। वर्ल्ड बैंक इज मोर ऑफ a comprehensive organization that focuses more on development, and IMF focuses more on instant relief. So this is sustainable forest landscapes and biocarbon fund initiative. This is more related to development and sustainable development and climate change. This would be handled by वर्ल्ड बैंक। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बेसिक नॉलेज तो भाई आपको होगी, बेसिक नॉलेज ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए उसके बाद, ठीक है। अब लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर, ये सब तो बेसिक, ये सब बेसिक पॉलिटी है। 61 इज बेसिक पॉलिटी, दिस इज बेसिक पॉलिटी, एंड दिस इज बेसिक इकोनॉमी। और यहाँ पे अगर किसी को पता भी नहीं है तो स्टेटमेंट वन तो है ना, ये आप ऐसे कर सकते हो। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। तो भाई बजट जो होगा, घर का भी बजट होता है, तो घर पे एक रेवेन्यू होता है एक एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू वाला डिपार्टमेंट सिर्फ वो बजट कैसे बना सकता है? तो ये कॉमन सेंस यहाँ पे मेरे को एकदम से दिखा, तो मैंने बता दिया। बाकी ये बेसिक क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और 57 इज ऑल्सो ए बेसिक क्वेश्चन। सॉरी आज का न्यूज़पेपर खुल गया। हाँ, 57 is also a basic question. India is not part of ASEAN and India is not part of APEC। इंडिया समिट का पार्ट है, ठीक है। और यार इसमें है ना, जिस जिस में ये एक ऑब्जर्वेशन है
कि जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनका इंडिया पार्ट नहीं है ना, सिर्फ वो याद कर लो, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि इंडिया ने किस किस में पार्ट किया है, कौन सी ट्रीटी में पार्ट किया है। बिकॉज इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री एंड इंडिया इज अ मेजर इंटरनेशनल कंट्री, वी आर ए वेरी बिग इकोनॉमी। तो हम लोग मेजर ट्रीटीज, मेजर ऑर्गेनाइजेशंस ऑलमोस्ट सब में होंगे। सो व्हाट बिकम्स इंटरेस्टिंग इज कि, एंड व्हाट बिकम्स मोर रेयर इज कि इंडिया पार्ट नहीं है, तो जिसका पार्ट नहीं है वो याद कर लो, बिकॉज दैट वुड बी एनीवे लेस देन दोज इन विच इंडिया इज अ पार्ट। So we should just remember and memorize those in which India is not a part. So that would be a easy trick to remember organizations and their relations with India, or whether India is a part of that or not. ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन आती है। ठीक है, ये हो गया, ये सब हो गया, ये सब बेसिक पॉलिटी है यार। और ठीक है, तो लेट्स स्टॉप टुडे and we will continue further tomorrow. And just before going, let's do some mapping. So I promised कि I will do mapping with all of you and we will cover all the maps. तो हम लोग मैपिंग करेंगे। मिस्टर कनिष्क कटारिया जो टॉपर थे 2018 के, हिज सोर्स ऑफ मैपिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और उन्होंने जो मैप्स बनाए थे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल रखे हैं, तो किसी ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन दैट। ठीक है, तो हम हिल्स कर रहे थे, हिल्स एंड पीक्स कर रहे थे। ठीक है, और कनिष्क कटारिया मैपिंग के लिए आपको दो चीज़ें बहुत है। मैं तो सिर्फ कनिष्क कटारिया वाले मैप्स, और प्रेम पटेल की एक बुक आती है मैपिंग की, इट्स अ वेरी इजी बुक एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक टू रीड। ठीक है, तो उसमें सिर्फ मैप्स हैं, और जैसे उसमें ऐसे दिया हुआ है कि ये जो हिल्स है ना, ये अगर मान लो 50 हिल्स हैं तो ये 10 पेज में दी हुई होंगी। तो एक पेज में 4-5 हिल्स दी हुई होंगी और साइड में कुछ कुछ उनके बारे में लिखा होगा। तो वो एक इजी इजी टू रीड एंड प्लीजिंग ऑन द आई बुक है, तो उससे आप मैपिंग करना, उससे और कनिष्क कटारे वाले मैप से, इन दोनों को बहुत अच्छे से कर देना। सो इंडियन मैपिंग विल बी डन। ठीक है, तो हमने ये सब कर लिया था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला कर लिया था हमने, डीएम एएम, डीएम अरेंज मैरिज, दाफला मीरी, अबोर मीशमी, गारो खासी, जैनता, मिकिर, पटकायबम, ये सब हमने कर लिया था, ये सब भी कर लिया था। नाउ लेट्स डू दीज वंस फ्रॉम आंध्रा। तो ये है ईरा मल्ला, नल्ला मल्ला, पलकंडा पलकंडा। ठीक है, तो यार मैंने तो इनको बस वैसे ही याद रखा हुआ है कि ईरा मल्ला, नल्ला मल्ला, पलकंडा पलकंडा। ठीक है, तो ये पलकोंडा, वेलिकोंडा, ईरा मल्ला, नल्ला मल्ला, तो ये सब आप ऐसे याद करना, ईरा नल्ला पल्ला वल्ला। ठीक है, ईरा नल्ला पल्ला वल्ला, तो ईरा ईरा मल्ला, नल्ला मल्ला, पलकंडा वलकंडा। सो इट इट बिकम्स काइंड ऑफ अ टंग ट्विस्टर, लेकिन इनको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 हिल्स हम आज करेंगे बस, ईरा मल्ला, नल्ला मल्ला, पलकंडा वलकंडा। कल हमने ये किया था नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। तो नीलगिरी और अन्नामलाई साउथ इंडिया में गए कार्डमम खाने के लिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, नीलगिरी और अन्नामलाई केरला गए कार्डमम खाने के लिए। बाबा बुदान का मैंने बताया ही था कि बाबा बुदान कॉफ़ी लाए थे आई थिंक मिडल ईस्ट से, और उन्होंने यहाँ पे हिल्स में लगाई थी, तो उन हिल्स का नाम भी उनके ऊपर ही गिर गया था। ठीक है, और हम ये कर लेते हैं आज, 4 हमने ये कर ली, एक ये कर लेते हैं, पन्ना, कैमूर, सोनपुर। तो पन्ना इज आई थिंक ऑल्सो ए नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। सो ये तो वैसे भी याद हो जाएगा, और इन तीनों को एक साथ याद करो। ठीक है, मैं तो इनको, इन तीनों को ऐसे याद करता हूँ, पन्ना, कैमूर, सोनपुर, पन्ना, कैमूर, सोनपुर। तो इनको 4-5 बार अगर आप बोलोगे ना तो ये याद हो जाएगा। अगर किसी को कोई बेटर न्यूमोनिक वगैरह मिलता है या कोई छोटी शॉर्ट स्टोरी मिलती है इनको याद करने की, तो मेरे को बता देना। सो ओके गाइज, लेट्स मीट टुमारो।